इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। तपोवन सत्र में पंचायत चुनावों पर टकराव, पक्ष विपक्ष आए आमने सामने। भूंतर में व्यास नदी प्रदूषित सीवरेज छोड़ने पर उठे गंभीर सवाल। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत, 1 की मौत, 5 घायल। 28 नवंबर को तपोवन में 25,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी करेंगे विशाल प्रदर्शन। पति को खेत में पड़ी मिली पत्नी की देह, मुंह पर लगी थी टेप, बंधे थे हाथ पैर। स्कूलों में तैनात वोकेशनल टीचरों को साल में 52 दिनों का मिलेगा अवकाश, लागू रहेगी शर्तें। हिमाचल में पंचायत चुनाव अटके, आपदा प्रबंधन अधिनियम बना रोड़ा। शिमला नगर निगम कच्ची घाटी में बनाएगा 100 से ज्यादा फ्लैट, कार्य से पहले होगा कॉन्टूर सर्वे। बगाड़ बैंक प्रबंधकों ने डिफॉल्टरों को लोन चुकाने के लिए भी दे दिया ऋण। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हुआ, जो 5 दिसंबर तक चलेगा और इसमें कुल 8 बैठकें होगी। पहले ही दिन पंचायत चुनावों में देरी का मुद्दा प्रमुख रहा। विपक्ष ने प्रश्नकाल रोककर स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे सरकार ने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव कानूनी दायरे में रहकर ही करवाए जाएंगे। उन्होंने शिमला नगर निगम चुनावों में 9 महीने की देरी के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मामला अर्ध न्यायिक प्रकृति का है और कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन संविधान दिवस को देखते हुए विपक्ष की मांग पर चर्चा स्वीकार की गई। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत प्रस्ताव लाते हुए सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि पंचायत चुनाव समय पर करवाना आवश्यक है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपातकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव टालने का तरीका वही है जो 1975 में अपनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम का बहाना बनाकर चुनाव को टाल रही है, जबकि कोविड के दौरान भी चुनाव करवाए गए थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंजार में आग से हुए भारी नुकसान पर राहत राशि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिनके घर जल गए हैं उन्हें 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि सामान नष्ट होने पर 1-1 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाएगी। कुल्लू के भूंतर में व्यास नदी में खुलेआम गंदा पानी छोड़े जाने का मामला सामने आया है। नदी में डाले जा रहे इस दूषित जल में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ये कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये सब कुल्लू प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा है। बावजूद इसके अब तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि लगातार जारी ये प्रदूषण न केवल व्यास नदी के जल स्तर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि भूमिगत जल को भी तेजी से दूषित कर रहा है, जिससे भविष्य में बड़े स्वास्थ्य संकट खड़े हो सकते हैं। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एनजीटी से तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर टनल नंबर 1 में 26 नवंबर की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 कारों की आमने सामने टक्कर में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। ये टक्कर चंडीगढ़ नंबर और उत्तर प्रदेश नंबर की कारों के बीच हुई। चंडीगढ़ पंजीकृत कार में चालक समेत कुल 6 लोग सवार थे, जबकि यूपी नंबर की गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। हादसे में चंडीगढ़ नंबर की कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक युवक टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ी के अंदर ही फंस गया था। चंडीगढ़ पंजीकृत कार को चला रहे शुभम पुत्र संजय कुमार निवासी गांव चक्का जोगिंदर नगर टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए। घायल शुभम को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स कोटीपुरा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार में सवार अन्य यात्रियों को भी चोटें आई है, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पर्यटन एवं यातायात पुलिस थाना बघेड़ की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर 4 लेन पर यातायात को बहाल किया। एएसपी शिव चौधरी ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी घायलों का उपचार एम्स कोटीपुरा में चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति 28 नवंबर को तपोवन धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर के बाहर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन पिछले 9 वर्षों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी के खिलाफ किया जाएगा। समिति के अनुसार प्रदेश भर से करीब 25,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने बताया कि
पेंशन पुनर्स्थापन, एरियर भुगतान और अन्य कल्याणकारी मुद्दों पर बार बार ज्ञापन देने और विरोध जताने के बावजूद सरकारों ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते ये आंदोलन अब निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुका है। समिति ने सभी संगठनों, मंचों और जिलों से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अपील की है कि वे 28 नवंबर को तपोवन में होने वाले इस धरने में बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी एकजुटता का परिचय दें। सभी विभागों के लगभग 300-350 के करीब जो पेंशन जो है वहाँ धरने प्रदर्शन में जाएंगे। अकेले HRTC के ही पेंशन कोई 200 के करीब वहाँ यहाँ से जा रहे हैं, ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश से जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है तो 25 और 30 हज़ार के करीब जो है वहाँ पर पेंशन इकट्ठे होंगे और सरकार के ऊपर हल करेंगे। हमीरपुर जिले में आपराधिक घटनाओं के बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के सेरमोही गांव में 25 नवंबर को 62 वर्षीय शकुंतला देवी का शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शुरुआती हालात ने हत्या की आशंका को हवा दी, क्योंकि महिला के हाथ, पैर और मुंह टेप से बंधे पाए गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि शकुंतला देवी 24 नवंबर शाम करीब 4 बजे घर से बिना बताए निकली थी। रात करीब 7 बजे उन्होंने पति को फोन कर बताया कि उन्होंने कीटनाशक पी ली है, मगर पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ देर बाद उनका फोन स्विच ऑफ पाया गया। अगली सुबह 25 नवंबर को जब पति खेत पहुंचा तो उसने पत्नी का शव वहीं पड़ा देखा। मौके से संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। मृतका का फोन और कान की बालियां भी वहीं मौजूद थी, जिससे लूटपाट की संभावना खत्म हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कीटनाशक पीने के बाद झटपटाहट से बचने के लिए महिला ने खुद ही अपने हाथ, पैर और मुंह टेप से बांधे थे। परिजनों ने बताया कि 3 साल पहले परिवार में इसी तरह की आत्महत्या का एक मामला हुआ था और संभव है कि महिला ने उसी घटना की नकल की हो। एएसपी राजेश उपाध्याय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शरीर पर किसी भी तरह की चोट या हमले के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों ने भी किसी पर संदेह नहीं जताया है। फिलहाल पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर आगे की कार्रवाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यरत प्रशिक्षकों को अब हर साल 52 दिनों का अवकाश मिलेगा। ये अवकाश प्रणाली 22 दिन के वेतन अवकाश और 10 दिन के त्योहारी अवकाश को मिलाकर तैयार की गई है। नए आदेश जनवरी 2026 से लागू होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन छुट्टियों के साथ कई शर्तें भी जोड़ी गई है, जिनका प्रशिक्षकों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। लंबे समय से व्यावसायिक प्रशिक्षक छुट्टियों की कमी को लेकर विरोध जता रहे थे और कई बार हड़ताल भी कर चुके थे। उनकी इस मांग को पूरा करते हुए विभाग ने अब इस अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। हालांकि अवकाश अवधि के दौरान प्रशिक्षकों को ऑन द जॉब प्रशिक्षण, छात्रों का मूल्यांकन, कार्यशालाओं में भागीदारी, बैठकों सहित अन्य NSQF से संबंधित जिम्मेदारियां निभानी होगी। इन गतिविधियों से संबंधित नियमों की कड़ी पालना के आदेश भी स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर हालात लगातार बदल रहे हैं। मंत्रिमंडल द्वारा पंचायतों के पुनर्सीमांकन को मंजूरी देने के बाद जिलों ने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार निर्वाचन सामग्री उठा ली है, लेकिन दूसरी ओर आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने का हवाला देते हुए जिला उपायुक्तों ने अभी तक मतदाता सूचियों को अधिसूचित नहीं किया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची 26 नवंबर को दिल्ली दौरे से शिमला लौटेंगे और आयोग उनके लौटने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा। इस बीच 25 नवंबर को आयोग के सचिव सुरजीत सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें मौजूदा परिस्थितियों पर गहन मंथन किया गया। इसी दौरान आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा लागू किए जाने पर सरकार ने आपत्ति दर्ज की है। सचिव पंचायती राज सी पालरासु ने लिखित रूप में कहा कि इस धारा को गलत तरीके से लागू किया गया है और ये आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है तब तक पंचायत चुनाव करवाना संभव नहीं है। उधर पंचायत चुनावों को समय पर करवाने को लेकर 22 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही अपनी ओर से जवाब तैयार करने में जुटे हुए हैं। शिमला नगर निगम ने शहर में आवास संकट को दूर करने और व्यवस्थित हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कच्ची घाटी में 85 बीघा जमीन पर 100 से अधिक फ्लैट बनाने की योजना बनाई है।
ये प्रोजेक्ट निगम का अब तक का सबसे बड़ा हाउसिंग मॉडल माना जा रहा है और पहली बार इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर कॉन्टूर सर्वे करवाया जाएगा। इस सर्वे का उद्देश्य यह तय करना होगा कि जमीन पर निर्माण किस दिशा और तकनीक से सबसे सुरक्षित और व्यवहारिक रहेगा। कच्ची घाटी की भूमि ऊंचाई, ढलान और प्राकृतिक जल निकासी के लिहाज से संवेदनशील मानी जाती है। कॉन्टूर सर्वे से ये पता चलेगा कि जमीन के किन हिस्सों को समतल करना होगा, पानी की निकासी कहाँ बनानी होगी, भवन किस दिशा में रखना सुरक्षित रहेगा और ढलान वाले हिस्सों में कितनी कटिंग फिलिंग करनी होगी। सर्वे के आधार पर भी फ्लैट्स की संख्या, आकार, ब्लॉक डिजाइन और लेआउट को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार यहाँ 100 से अधिक फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर, पार्किंग, सड़कें और ग्रीन एरिया शामिल होंगे। डिजाइन शिमला की हिल टाउन प्लानिंग के अनुसार तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बगाड़ बैंक में लोन वितरण मामले में बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही है। जांच में खुलासा हुआ कि तत्कालीन बैंक प्रबंधकों ने कुछ डिफॉल्टरों को लोन चुकाने के लिए भी ऋण दे दिया, बावजूद इसके कि डिफॉल्टरों ने अपने पुराने लोन नहीं चुकाए। इसके अलावा नए लोन भी उसी संपत्ति पर जारी किया गया जिस पर पहले से लोन लिया गया था। सहायक पंजीयक की अदालत में चल रही जाँच में पता चला कि करीब 10 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन्हें पहले लोन चुकाने के लिए बाद में फिर से लोन दिया गया। इसके पहले दिए गए लोन की 60 से 80% राशि उसी उद्देश्य से दी गई थी, लेकिन डिफॉल्टरों ने बाद में भी भुगतान नहीं किया और अब ये डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। जांच में ये भी सामने आया कि बैंक ने बार बार एक ही संपत्ति को दिखाकर लोन आवंटित किया है। अब तक अदालत में लगभग 60 करोड़ रुपए के लोन की जांच हो चुकी है और अधिकांश मामलों में खामियां पाई गई है। अभी 70 से 80 करोड़ रुपए के लोन की जांच बाकी है। जांच में ये भी सामने आया कि बैंक ने लोन चुकाने के लिए भी डिफॉल्टर को ऋण जारी किया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई।